अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा यहाँ पे बायोलॉजी के बाबा चैनल पे हमारा एक नया चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और उसके अंदर हमने काफ़ी हद तक चीज़ें कवर अप कर ली थी। और आज हम रेडियो एक्टिविटी के ऊपर अपना लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो रेडियो एक्टिविटी है उसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 1 के अंदर छोटा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं दो साइंसदान के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जी, जैसे कि आपको मालूम है, सबसे पहले आपके यहाँ पे एक तो इन्होंने लिख दी हैं चंद बातें जो कि आपको मालूम है। द फेनोमेनन रेडियो एक्टिविटी गिवन बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट हैरी एंड बेर्नक्ली इन 1896 वे आर वर्किंग ऑन द यूरेनियम कॉल्ड, ये सारे ना पढ़ लेना। वॉज कंफर्मेशन ऑन रेज दीस आर द ब्राइट स्पॉट ऑन द फर्क प्लेट आयोनाइजिंग गैस, सही है, पेनिट्रेटिंग थ्रू द थिन मेटल शीट एंड ब्रिलिंग ऑन द सिन। ये आप पढ़ते आ रहे हैं भाई। सिंपल डेफिनेशन पढ़ ली, कोई इतना नहीं, हमने एक्सरे पढ़ ली, हर चीज़ पढ़ ली। आगे देखें, इट वाज फर्दर ऑब्जर्व दैट द कूलिंग हीटिंग इन कंप्यूटर डिड नॉट अफेक्ट द रेडिएशन। हाउएवर रैपिंग ऑफ, ये क्या लिखा है, पिच ब्लेंड इन लीड शीट could stop the emission of this ray. Initially this ray was the named Brenky rays with a later very and Curie coined the term radioactive rays. असल बुनियाद रखने वाले जो रेडियो एक्टिविटी की थे वो थे हमारे मेरी एंड क्वेरी। मैं इसके ऊपर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। दो साइंसदान थे, मियाँ बीवी थे आपस में, सही है, मेरी एंड क्वेरी, सही है। और उन्होंने क्या किया था कि आइसोलेट किया था रेडियो एक्टिव कंपाउंड को। मैंने आपको बताया था कि वो साइंसदान थे जो जेब में लेके रेडियम और पोरेनियम को लेके घूमते थे, सही है। और जेब में लेके घूमने से क्या किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया भाई, जेब में लेके घूम रहे होते थे, सही है। और उनको मालूम नहीं था कि रेडियोएक्टिव इन्वेशन कर रहे हैं। जब उनकी डेथ हो गई तो लोगों को पता चला कि भाई ये तो रेडियोएक्टिव था, और ये रेडियोएक्टिव वो है जो कि कभी भी रुकता नहीं है। ये रेडिएशंस निकलती रहती हैं अनलेस हम उसको कोई ऐसी जैसे कि मैंने बोला लीड बॉक्स होता है उसके अंदर ना रख दें, तब तक ये रेडिएशन निकलता रहेगा और ये करता रहेगा। बस वो लीड के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। रेडियो एक्टिव की असल बुनियाद किसने रखी भाई, मैंने क्यूरी ने। फिर इसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने जो है असल कहानी आगे इसकी कंटिन्यू की। फिर उसने जो है अल्फा बीटा गामा जो है रदरफोर्ड ने निकाला, लेकिन रदरफोर्ड ने खुद नहीं निकाला था, उसके को वर्कर्स ने उसको ये रिजल्ट ला के दिया था। और नाम किसका आता है आज के, रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन करने वाले भाई इसके जो थे वो थे हमारे को वर्कर्स साइंसदान। तो अल्फा के ऊपर क्या भाई बात बताई जाती है, मास उसका 4 AMU होता है, सही है। अगर आप इसकी बीटा के ऊपर बात करें, बीटा रेस जो होती हैं, फिर ये सारे ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, कंपोजिशन क्या होती है, कंपोज और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, राइज कम हीलियम जैसे होता है। बीटा पार्टिकल कम तो इलेक्ट्रॉन, रेडिएशन, डिफ्लेक्शन, चार्जेस क्या है, ये भी आप पढ़ते आ रहे हैं भाई। आयोनाइजेशन पावर क्या होती है, कितनी किसकी होती है, वेरी बेसिक चीज़ है। पेंट्रेशन पावर क्या होता है, आयोनाइज का क्या मतलब होता है, कहना कितनी स्पीड से ये अपने आप को इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएगा, कितनी आसानी टूट सकता है। पेंट्रेशन पावर क्या होती है भाई, छोड़ना, स्पीड की स्पीड से ट्रेवल करता है, वेरी सिंपल। यूज़ ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस, ये आपने देख लेनी है कहाँ कहाँ यूज़ होती है, और वेरी सिंपल रखा हुआ है कि उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। कराची न्यूक्लियर पावर एनर्जी के अंदर इन जगहों पे इस्तेमाल, कैंसर के इस्तेमाल होती है ये। मतलब ये किस किस जैसे आप देख लें, रेडियोथेरेपी यूज फॉर द कैंसर, रेडियोथेरेपी बोलिए, रेडियो न्यूक्लियर रेडिएशंस के ऊपर बात की जा रही है, इट नॉट अ रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि जिनकी डेथ हुई थी वो रेडियो एक्टिव कैंसर सेल की डेवलपमेंट होने की वजह से हुई थी। बाकी हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं आप पढ़ लेना भाई। आगे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरीके से हमारे ये सारे टॉपिक्स हैं, आज हम इसको भी साथ में स्टार्ट करेंगे। और रेडियो एक्टिव का बस मुझे थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन देना था, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं लिखी हुई, वेरी सिंपल ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको बस अच्छे से रीड करना है, बाकी आपका ये निकल जाएगा। क्वांटम नंबर थोड़ा बच्चों को नहीं समझ आता है, वो हम समझाएंगे। के शेल एम शेल के ऊपर हम बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज इसको हम प्रॉपर तरीके से करेंगे क्योंकि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं 1 से 2 मिनट में। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है क्वांटम नंबर होता क्या है और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो उसके लिए मैं अपनी नोटबुक सबसे पहले खोल लूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ आपसे से। भाई अब यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ भाई, हमारा क्या चल रहा है टॉपिक, क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल्स। के क्वांटम नंबर क्या है और ऑर्बिटल्स क्या है, इन्हें हमें डिटेल में समझना है आज के लेक्चर के अंदर। क्वांटम
अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द बोर एन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फॉर्म सर्कुलर पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस। वी बॉकली ने जो उसको कह दिया था कि वो वेव के मोशन में है, एंड स्कॉलर डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉल्स इन थ्री डायमेंशन। मतलब सबकी अलग अलग आ रही थी। A region of three dimension nucleus have maximum possibility of finding electron take place in the orbital। ऑर्बिटल आपको मालूम है जिसे हम शेल कह रहे होते हैं, यानी शेल जिसे कहते हैं वो ऑर्बिटल होता है भाई। तो क्वांटम नंबर क्या है भाई? क्वांटम नंबर हैव द वेव इक्वेशन कैलकुलेटेड मैथमेटिकली इन विच कॉल्ड द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल एंड ऑर्बिटल वेरिएबल फॉर इलेक्ट्रॉन। एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करेगा भाई। हमें इन्हीं चीज़ों को क्या है डिटेल में अभी पढ़ना है कि क्वांटम नंबर क्या है भाई। तो सबसे पहले आता है क्वांटम नंबर क्या होगा, जिसके अंदर हम एनर्जी लेवल सब एंड ऑर्बिटल की कितने ऑर्बिटल्स हैं उसको स्टडी करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? हो गया नहीं? यहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्वांटम नंबर क्या बता रहा है कि एनर्जी लेवल, फिर इसके बाद आता है आपके पास सब एनर्जी लेवल यानी ऑर्बिट्स के लिए, ये आपका वर्ड आएगा ऑर्बिटल के लिए। और इसके नीचे वाला आएगा आपका सब एनर्जी लेवल्स, का मतलब होगा आपके पास, उसे हम कहते हैं भाई सब ऑर्बिट्स के लिए। या तो आप सब ऑर्बिटल कह लो या सब ऑर्बिटल, या फिर सब क्या बोलते हैं ऑर्बिट्स के लिए, सब नहीं खाली ऑर्बिट्स के लिए। ठीक हो गया? और इसके अलावा यहीं पे हम स्टडी करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्बिट्स के कितने हैं भाई। ऑर्बिट्स का ये मुश्तमा है, और मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग को एक तरीके से स्टडी करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के इन पूरे को अगर कैलकुलेट कराया जाए और इसे यूँ डाला जाए, तो हम इससे यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम इनमें हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन, और साथ में इलेक्ट्रॉन फिल होते वक्त किससे फिल होता है एन इलेक्ट्रॉन, किस या यूं ही बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते आपके लिए। हम्म, आगे आता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्या है? प्रेजेंट एन नंबर। एन आपको मालूम है, हम कब से एन एन कर रहे थे, सही है। कितने पॉजिटिव मतलब ना, इट पॉजिटिव वैल्यू इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एन एन है क्या? एन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ना इट्स एटम डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इज द साइज, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। यानी एन अगर वन है तो इसका मतलब इंडिकेट द के शेल है, फिर एल शेयर है, फिर एम शेल है, आपको मालूम होगा। यानी हम यहाँ पे शेल्स की बात कर रहे हैं। फिर शेल्स के अंदर क्या था देखो, सबसे पहले एक होगा शेल, सही है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेल के बाद आता है आपके पास ऑर्बिटल, और साथ में आता है ऑर्बिट। ठीक हो गया? हमें इन्हीं को स्टडी करना है। अब आती है सबसे पहली बात आपकी कि हम काउंटर नंबर यानी शेल्स किस तरह से बुनियाद आती है। शेल्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं भाई? के शेल, एल शेल, एम शेल। किस बुनियाद पे भाई? अगर नंबर वन है तो आपको मालूम होगा कि एन वन क्या होता है, ये एन वन है। यानी आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन नंबर वन शेल के अंदर मौजूद है, उस शेल का नाम क्या कहते थे हम? के शेल। इसी तरीके से वो टू भी हो सकता है, वो थ्री भी हो सकता है, यानी थ्री नंबर शेल पे थ्री को हम क्या कहते थे? एम कहते थे। सही हो गया? और इस पूरे ओवरऑल को हम क्या कहेंगे भाई? अगर पूरा ओवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम एन को पूरे को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं।
और साथ साथ इसकी जो रिप्रेजेंट है वो एन से की जाती है। ठीक हो गया, पहला क्लियर हुआ, वेरी इजी था। और अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑर्बिटल निकाल लो इन ऑर्बिट के ना, कितने ऑर्बिट होंगे, तो एन टू से करेंगे, एन स्क्वायर। तब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर कितने, फिर टू एन स्क्वायर। अब ये क्या है भाई, इसको भी अभी देखते हैं, टेंशन नहीं लेनी भाई। ओके, यहाँ पे ख़त्म होता है। अब ये कह रहा है कि एन स्क्वायर है भाई, और हाउ द इलेक्ट्रॉन, यानी एक शेल के अंदर कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, हम उसको एन स्क्वायर कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपको मालूम होगा कि एन स्क्वायर का क्या मतलब है, नंबर टू शेल है, मतलब टू शेल गए तो उसके अंदर टोटल कितने हमें मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको पता चल जाता है कि आपका जो सबसे पहले पता चलता है एन जो है वन है। तो आपको ये भी मालूम होगा कि शेल कौन सा होगा, के होगा। जब के शेल होगा तो के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो आप यहाँ पे एन स्क्वायर कर दो, यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल एक आएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये तो हो गया, एक आएगा। लेकिन अगर ये आपसे पूछता है कि यहाँ पे एन टू हो जाए, टू हो गया, तो आपको मालूम हो गया यानी यहाँ पे एल शेल है। तो एल के अंदर कितने आएंगे भाई, अगर टू है तो उसका मतलब यहाँ पे फोर आएंगे। हो गया क्लियर। इसके अलावा अब कह रहा है कि नंबर ऑर्बिटल इन ऑर्बिट कैलकुलेट बाय द फार्मूला। अब मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन बताओ कि कितने आएंगे ऑर्बिट के अंदर। ठीक हो गया। अब ये बताना है कि एक शेल के अंदर कितनी कैपेसिटी थी हमारे ऑर्बिटल्स की कि वो इलेक्ट्रॉन को फिल करे। अब कह रहा है अब ऑर्बिट्स बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे इसके अंदर। तो हम उसको कहते हैं कि भाई टू रखो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यानी अगर के शेल था तो आपको मान वन होगा, लेकिन अगर एल शेल था तो आपको मान लो कि फोर है। तो उसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिट्स बनेंगे, चार बनेंगे। अब इन ऑर्बिट्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी अगर फोर होगा तो आपको मालूम है कि अगर यहाँ पे टू रखा तो हमें फोर आंसर आ रहा था। तो आपको मालूम है एन स्क्वायर होता है फार्मूला। तो फोर को टू से एट इलेक्ट्रॉन फिल होंगे एल शेल के अंदर ओनली। यानी एल के अंदर आप टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो भाई, एट कर सकते हो। इस तरीके से हम निकालते हैं, वेरी सिंपल है। इसी तरह भरते जाएंगे, आगे चलो। उससे क्या कहते हैं भाई, ये तो हो गया ना हमारा पूरा, एक बार मैं देख लेता हूँ भाई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। यानी हम यहाँ पे अब ये डिटरमाइन करते हैं कि सब डायरेक्ट क्वांटम नंबर यानी एल, सही, इट गवर्नमेंट द शेप ऑफ ऑर्बिटल का शेप क्या होगा। हम यहाँ पे ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि ऑर्बिटल की शेप किस तरीके से दिखाई जाएगी। ठीक हो गया। अगर एल ज़ीरो है, यानी हम कैसे एल ज़ीरो मान ले के ना, एल ज़ीरो इफ विद एल इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एस ऑर्बिटल है, यानी सर्कल वाली शेप है। अगर यहाँ पे एल आपके पास वन है तो उसको पी ऑर्बिटल है। अब इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, हमें ये भी कैलकुलेट करना होगा कि ये कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी रखता है। इन सब चीज़ों को भी अभी हम देखेंगे। लेकिन हम इसको कैसे निकालेंगे कि नहीं, एल है डायमेंशन नंबर ऑर्बिट ऑर्बिटल डिफरेंस टू एल प्लस वन है, सही है। इसी तरीके से हम यू निकाल लेते हैं। फिर आप बता दें कि इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, टू एल प्लस वन है। तो हम कैसे मानेंगे कि ना ये एल ज़ीरो है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एल ज़ीरो है, वन है। सिंपल है, आपने क्या करना है, एन होता है एन, अगर एन आपका वन है, आपने माइनस वन करा, तो आपके पास क्या बचेगा, ज़ीरो बचेगा। फिर आपने इसके अंदर क्या करना है, पुट कर देना है। यानी आपको मालूम हो गया एल ज़ीरो हो गया तो एस ऑर्बिटल का सर्कल शेप बनेगी, एस ऑर्बिटल की सर्कल शेप होती है। अब आपके पास मालूम है कि एल टू है यानी एन टू है, तो आपने क्या करा यहाँ पे, एन टू के अंदर यूँ रख लेंगे, एन टू हो गया, टू में से वन माइनस किया तो उसका मतलब वन आया, तो एल वन है तो उसका मतलब पी ऑर्बिटल है, पी के अंदर डम्बल शेप होता है। अभी हम शेप्स के ऊपर आगे हमारा एक अलग पूरा चैप्टर है हाइब्रिडेशन का, वहाँ पे हम देखेंगे। बताने का मकसद ये है कि ये किस तरह से हम फिल अप हो गए। फिर आता है हमारा
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम एम से होता है, कहना इसका डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल ये डिसाइड करो। अच्छा, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ये भी आपको मालूम होगा कैसे, जैसे आपका 2 एल है यानी आपका L1 है 2, तो मिसाल के तौर पर एल आपके पास सारा जीरो, तो सारा जीरो हो गया तो यानी 2 1 2, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। सही है। फिर इसका पी के अंदर 6 होते हैं, और एफ के अंदर जो है, सॉरी डी आता है, डी के अंदर 10 होते हैं, और इसी तरीके से एफ के अंदर होते हैं फिल 14। ठीक हो गया। तो इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, पहले आपको मालूम हो गया कि हमें कैसे मालूम होगा, n-1 कर आपको एल की वैल्यू आ गई। देन मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एन में से -1 करा तो आपको एल की वैल्यू आ गई, जो भी आपका एन हो आपको एन गिवन होगा। फिर आपको ये भी मालूम हो गया कि एन तो इस तरह से पता चल गया कि एल पता चल गया। अब हमें कैसे मालूम होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, एल यानी एस ऑर्बिटल के अंदर। सही है। तो आपने क्या करना है, 2 × 2L+1 रखा। अब एल की वैल्यू आपको मालूम है 0 है, हमने 2 से मतलब 0 हुआ, 0+1 कितना हो गया, 1 बचे, 1 होता है। 2 × 1 कितना हो गया, 2 होता है। तो उसका मतलब क्या, एस ऑर्बिटल के अंदर कितने आएंगे बच्चों, 2 आएंगे। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे बता दिया जाए कि आपके पास है यहाँ पे 2, ये जो फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये फार्मूला, तो आपने क्या करना होगा कि 2L है +1 है, ठीक है, और L आपके पास 1 है, तो 2 में 2+1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 2 6 होता है, यानी पी ऑर्बिटल के अंदर कितने आए, 6 इलेक्ट्रॉन आए। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन कर रहे थे कितना किस में आएगा। फिर मैंने बोला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है, इसका हम डायरेक्शन मालूम कर रहे होते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। फिर आपके पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्या क्या होगी इसकी, द स्पिन क्वांटम नंबर ऐसे डिनोट के इलेक्ट्रॉन वाइल मूविंग ऑर्बिटल द न्यूक्लियस ऑल्सो रोटेट इन स्पिन ऑन एक्सिस। सही क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, हमें यहाँ पे मालूम करना होता है। अगर -0 है तो 0 रहेगा, 0 -1 अगर 1 भी आ रहा है तो दोनों -1 +1 होगा। इस तरीके से हम देख रहे होते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डी के अंदर इतने होते हैं, एफ के अंदर 14 होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब आती है शेप ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर बात, हम शेप ऑफ ऑर्बिटल पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं सेट ऑफ कंटेम्परेरी स्टेप विच सेट एक्सप्लेन व्हाई द अदर इज नॉट प्रिंसिपल। अगर आपका एन जीरो है तो एल जीरो है, एम जीरो है, एस वन है। अब लगा लो एन जीरो, इसके अंदर क्या होगा, ये तो रॉन्ग हो गया, ये क्वेश्चन ही गलत है, एल ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर एन ज़ीरो है तो एल ज़ीरो नहीं होगा, अगर एन ज़ीरो है एल ज़ीरो क्यों नहीं होगा। आपने क्या करना है, सिंपल पुट करा, एन ज़ीरो से पता से मालूम हो गया, लेकिन हम एक और कंडीशन को भी चेक कर लेंगे एल को। आपने क्या करा, 0+1 करा, तो ये तो हो गया आपका P1 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एल तो आपके पास ये नहीं आ रहा, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन फिल कितने होंगे, 6 होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। दूसरे पे आओ, बी वाला एग्जिस्ट करता है, N1 है, एन में से 1 1 माइनस कर दिया तो आपको एल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उसका एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे भाई, 2 होते हैं भाई, 0 भी होता है, 0 1 और 2 होते हैं, तो 1 - 1/2 ये सब फ्लेक्सिबल होता है, यानी ये एग्जिस्ट करता है। अब आ जाएं शेप ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर बात करनी है भाई। शेप ऑफ ऑर्बिटल, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, यहीं पे हम कंटिन्यू रखते हैं, एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। शेप ऑर्बिटल लास्ट है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल कहना वो किस तरह शेप बना सकता है भाई, और साइज क्या होगा वो सॉलिड का। तो देखें एस का मैंने बोला आपको जो होता है सर्कुलर शेप होता है। बस आपने क्या करना है यहाँ पे नाम याद कर लेना है कि किस तरीके की शेप बनती है कौन सी किसकी। तो एस का क्या हो गया भाई, सर्कुलर शेप हो गया। पी का शेप होता है डंबल, डंबल होता है, सही है। अब ये डंबल किस तरह से रोटेट करता है, यहाँ पे आपको मान पी एक्स भी होता है, पी वाई जेड भी होता है, तीनों जगहों पे ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ईच होता है, और ये रोटेट करता है, और इक्वल एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। इस तरीके से आपके पास आता है डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के अंदर होता है चारों तरफ से ये रोटेट होता है, डंबल होता है, लेकिन ये एक जगह नहीं होता, ये चारों तरफ चारों होता है, तो इसे हम कहते हैं भाई ये डंबल है, लेकिन ये जो है कॉम्प्लेक्स डंबल जिसके अंदर होती है, हम इसे कह रहे होते हैं। और कॉम्प्लेक्स डंबल की सैंपल आपके सामने है। इसे एफ होता है, लेकिन एफ का यहाँ पे इन्होंने क्या है, 7 डायरेक्शन रोटेट हो, लेकिन यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं किया शेप का, तो आपने भी इस पे नहीं जाना।
बस यहाँ तक आज का हमारा था लेक्चर, जिसके अंदर हमने रेडियो एक्टिव पढ़ा और साथ में कॉन्टेक्ट नंबर को मुकम्मल किया है। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नॉट डिफ़िकल्ट, बहुत ही ईजी है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।